इस बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पार्ट 8 में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप जो है इन सभी को पार्ट 1 to 7 तक देख सकते हैं। इन सभी के पीडीएफ के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, पंकज कॉमर्स क्लासेस, और वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल में जा कर के इन्हें विद आंसर्स, इन पीडीएफ के में क्वेश्चंस आंसर्स जो है दिए हुए हैं, आंसर्स भी दिए हुए हैं, क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, आप उन्हें फ्री पाएँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 211 है, प्रॉफिट ऑफ एम लिमिटेड फॉर द लास्ट 4 years आर ₹30,000, 40,000, 50,000 and 60,000 respectively. Average capital employed is ₹3,80,000. Normal rate of return is 10% per annum. Value of goodwill by capitalization method will be. एम लिमिटेड के गत 4 वर्षों के लाभ क्रमशः निम्नांकित हैं 30,000, 40,000, 50,000 और 60,000। देखिए औसत विनियोजित पूंजी भी दे रखा 3,80,000। आय की सामान्य दर 10% प्रतिवर्ष है। पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की राशि होगी। तो अब राशि पूछ रहे हैं तो हमें इस क्वेश्चन को लगाना होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, जो भी प्रॉफिट और लॉसेज फॉर द ईयर होता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट हमारे कितने हैं इसमें, 30,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 एंड प्लस कितना है 60,000 है। और ईयर देखिए कितने हैं, तो ईयर हमारे हैं 4। इन सबका अगर टोटल करेंगे तो देखिए 40, 30, 70, 50, 1,20,000, 60, 1,80,000 और 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 4, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 45,000। अब देखिए ये एवरेज प्रॉफिट हमारा आ चुका है और अब हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है यानी विनियोजित पूंजी इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो भी रेट ऑफ रिटर्न है, और अपॉन 100। तो देखिए इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो इनका जो पूंजी था वो 3,80,000 है और इसका 10% मतलब 38,000। अब देखिए कैलकुलेट करेंगे हम सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट देखिए आपने कैलकुलेट करा था कितना, 45,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है 38,000। डिफरेंस निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 7,000। अब ये 7,000 हमारा आ चुका है। अगर हम गुडविल की बात करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से, गुडविल निकालेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू अपान करेंगे रेट, जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, इनटू 100 कर दीजिए, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कितना है, 7,000 अपॉन 10 इंटू 100, और इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ रहा है 70,000। और हम चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पे। तो देखिए इसमें जो हमारा आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर देखिए कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर, 70,000। ठीक है, अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 212 द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years ऑफ अशोक एंड आलोक आर ₹12,000, 18,000, 20,000, 10,000। द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो लास्ट 4 years की एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल कैलकुलेट करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है, जो भी प्रॉफिट या लॉसेज होते हैं, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर, अगर लॉसेज होते तो उनको माइनस कर लेते हैं, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स।
अब ज़रा देखिएगा इनका जो अमाउंट लिखा वो कितना है, 12,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000 एंड 10,000। और नंबर ऑफ ईयर्स देखिए कितना है, तो 4 ईयर्स हैं। तो ये 12 8 30,000 और 30 20 50 और 10 60,000 डिवाइडेड बाई 4, दिस गिव्स 15,000। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट वो कितना आ गया, 15,000 है। अब गुडविल की बात करें तो गुडविल बराबर फार्मूला क्या होता है कि एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट जो है वो 15,000 आ चुका है। और नंबर ऑफ परचेज ईयर देखिए इसमें 3 ईयर दे रखा, 3 साल है 3 से, तो दिस गिव्स 45,000। आप देख सकते हैं कैसे 45,000 यहाँ पर आ चुका है। और इसमें से हमारा जो ये राइट आंसर है वो देखिए डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 12 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। नॉर्मल प्रॉफिट पूछा गया। तो देखिए जब भी नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड यानी विनियोजित पूंजी जिसे बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाई 100। ये रेट का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 12 लाख है, और इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 20%, तो 20/100 और दिस गिव्स 2,40,000। तो देखिए हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज 2,40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लॉस बाय थेफ्ट इन 2016 इनकर्ड बाय ₹25,000, प्रॉफिट विल बी एडजस्टेड। वर्ष 2016 में चोरी के कारण 25,000 की हानि हुई। ये देखिए एक नॉर्मल लॉसेज और एबनॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो इनको क्या करते हैं, कभी भी हम गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे होते हैं तो इनको क्या कर देते हैं, इनको जो है इग्नोर करते हैं, उनको ऐड बैक कर देते हैं। अगर लॉसेज है तो एबनॉर्मल लॉसेज को ऐड बैक कर देते हैं, एबनॉर्मल गेन है तो उनको लेस कर देते, क्योंकि ये रिकरिंग नेचर के नहीं होते, ये हमेशा नहीं होते, ये कभी कभार अगर घटित हो गया है तो उससे हम अपनी गुडविल के वैल्यूएशन को इफेक्टेड नहीं करते हैं। तो देखिए ऑप्शंस में क्या क्या दिया है, प्रॉफिट ऑफ 2016 विल बी इंक्रीज बाई ₹25,000, वर्ष 2016 के लाभ 25,000 से बढ़ाए जाएंगे। बी, प्रॉफिट ऑफ 2016 विल बी रिड्यूस बाई ₹25,000, वर्ष 2016 के लाभ 25,000 से घटाए जाएंगे। सी, एवरेज प्रॉफिट विल बी रिड्यूस बाई 25,000, औसत लाभ 25,000 रुपये से घटाए जाएंगे। और डी, एवरेज प्रॉफिट विल बी इंक्रीज बाई 25,000, औसत लाभ 25,000 से बढ़ाए जाएंगे। तो देखिए क्या करना है हमें कि जो प्रॉफिट ऑफ 2016 जो है वो क्या कर देंगे, वर्ष का 2016 के लाभ जो 25,000 से बढ़ाए जाएंगे। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि गुडविल जो है, देखिए ख्याति दे रखा, गुडविल 50,000 है और क्रय वर्षों की संख्या देखिए कितना दे रखा है, वो 5 दे रखा है। वास्तविक औसत लाभ होगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पूछा गया है कि क्या हो जाएगा। तो देखिए ख्याति दे रखा गुडविल। अब हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए गुडविल बराबर फार्मूला क्या होता है, गुडविल बराबर होता है कि एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। तो अब गुडविल यहाँ पे कैलकुलेटेड फिगर दे रखा है, कितना है, ये 50,000 है, तो 50,000 लिख लेते हैं, ठीक है, 50,000 लिख लेते हैं। और नंबर ऑफ परचेज ईयर, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट हमें मालूम नहीं, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना हो जाएगा, 5। तो अगर हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा या एक्चुअल प्रॉफिट, तो 50,000 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से, और दिस गिव्स 10,000। तो ये हमारा आ गया एक्चुअल प्रॉफिट। और यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन मेथड विल बी। अब यहाँ पर भी गुडविल का वैल्यूएशन का ही क्वेश्चन है
और गुडविल यहाँ पर पूछा गया है कैपिटलाइजेशन मेथड से कि गुडविल की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्चुअल नेट प्रॉफिट, वास्तविक शुद्ध लाभ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, और टोटल असेट ऑफ द फर्म एंड लाइबिलिटीज हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल असेट यानी कि नेट असेट हम कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, नेट असेट। नेट असेट कैलकुलेट करने के लिए जो भी टोटल असेट होती हैं उसमें से टोटल लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दीजिए, टोटल लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दीजिए। तो देखिए 12 लाख दिया हुआ है, अब इस 12 लाख में से 6 लाख को माइनस करेंगे। तो जब 6 लाख को माइनस कर देंगे दिस गिव्स कितना आ जाएगा, ये 6 लाख आ गया। तो हमारा जो नेट असेट है जिसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं वो 6 लाख आ चुका है। अब बात करेंगे, देखिए एक्चुअल प्रॉफिट जो दे रखा हो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, तो वो है 80,000। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 80,000 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाएगा 10 × 100। यहाँ पर स्पेस कम है तो इसलिए हम पूरा फार्मूला नहीं लिख रहे हैं। तो इस हिसाब से देखिए कितना आ रहा है, ये 8 लाख। मतलब ऐसे समझिए कि आपने जब चेक किया कि भाई आपका नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है 80,000 हो रहा है और अर्निंग का रेट है 10%, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 80,000 को कमाने के लिए 8 लाख रुपए की ज़रूरत है। और जब आप चेक करते हो तो फर्म में पाते हो कि नहीं भाई कैपिटल तो सिर्फ कितनी है, यानी कि नेट एसेट हमारा 6 लाख है। तो फिर ये 2 लाख है क्या, 2 लाख किस बात का है, ये गुडविल का है। मीन्स 8 लाख में से 6 लाख को माइनस करेंगे, ठीक है, 8 लाख में से 6 लाख को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 लाख, और दैट इज बिकॉज ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर गुडविल की वैल्यू ही कैलकुलेट करने के लिए बोला था, और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर 2 लाख। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द सुपर प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी आर ₹19,600, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 फॉर 5 years एट 10% इज 3.78, द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी। अब देखिए एन्युटी मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि जो भी अमाउंट दिया होता है, जैसे सुपर प्रॉफिट है और इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे कि प्रेजेंट वैल्यू से ना, प्रेजेंट वैल्यू से माइनस कर देंगे रेट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू से। तो देखिए यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कितना दे रखा है 19,600 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 3.78 से। ऐसा करने पर ये हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 74088, और इस प्रकार हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर है। तो ये एन्युटी मेथड से सुपर प्रॉफिट जो भी है उसको हम प्रेजेंट वैल्यू के ये जो रेट दिया हो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स कैन बी डिटरमाइंड बाई, अंश के आंतरिक मूल्य का निर्धारण हो सकता है। ऑप्शन देखिए, ए फेयर वैल्यू मेथड उचित मूल्य पद्धति द्वारा, बी नेट एसेट मेथड शुद्ध संपत्ति विधि द्वारा, सी यील्ड मेथड आय विधि द्वारा, और डी है स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन स्कंद विपणन के निविदा द्वारा। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेट एसेट मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट एसेट मेथड के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू AS14 अमलगमेशन इज ऑफ टाइप्स, लेखांकन प्रमाण 14 के अनुसार एकीकरण के प्रकार हैं। तो अमलगमेशन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 तरह से होते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं, तो पहला है कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड जिसे हम मर्जर मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा होता है परचेज मेथड। तो ये 2 तरह से अमलगमेशन होता है, इनकी प्रोसेसिंग की जाती है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ ए शेयर ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस अर्निंग रेशियो इट इज नेसेसरी टू नो, मूल्य अर्जन अनुपात के आधार पर अंश के मूल्य की गणना करने के लिए जानना आवश्यक है। अब देखिए अंश के मूल्य अर्जन अनुपात के आधार पर अंश के मूल्य की गणना करने के लिए, यानी कि वैल्यू ऑफ शेयर को कैलकुलेट करने के लिए क्या जानना जरूरी, किस बेसिस पे हम वैल्यू ऑफ जो है शेयर्स की कंप्यूटेशन करेंगे। तो ऑप्शन देखिए क्या है, ए अर्निंग पर शेयर प्रति अंश अर्जन करेंगे, बी रेट ऑफ डिविडेंड लाभांश की दर, सी एवरेज प्रॉफिट औसत लाभ है, और डी दे रखा है
कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखिए अर्निंग, ये मूल्य अर्जन अनुपात के आधार पर अंश के मूल्य की गणना करने के लिए हमें अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना होगा। और अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जितनी भी अर्निंग होती है कंपनी के नंबर ऑफ शेयर से उसको डिवाइड कर देते तो ईपीएस आ जाता है, इसको ईपीएस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर बाय डिविडेंड मेथड। अगर डिविडेंड मेथड से हम इक्विटी शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इट इज नेसेसरी टू नो, तो जानना क्या जरूरी, लाभांश विधि के द्वारा समतांश की गणना करने के लिए जानना आवश्यक है। ए, नेट एसेट शुद्ध संपत्तियां। बी, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स अंशों का अंकित मूल्य। सी, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, लाभांश की सामान्य दर क्या है या प्रत्याय की सामान्य दर क्या है। और डी, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी की कुल पूंजी। तो देखिए लाभांश विधि के द्वारा समतांश की गणना करने के लिए क्या जरूरी है, इसके लिए हमारा नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड क्या है ये जानना जरूरी, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड अगर हमारे पास में है तो उससे हम शेयर्स की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू पर शेयर ऑन डिवीजन ऑफ अमाउंट ऑफ नेट एसेट बाय नंबर ऑफ शेयर विल बी। क्या कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ पर शेयर, अब जैसे जितना भी नेट एसेट है, नेट एसेट का मतलब वही कैपिटल एम्प्लॉयड है, और नंबर ऑफ शेयर से हम डिवाइड कर देते हैं, नेट एसेट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं। अब नेट एसेट का मतलब एक तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या कैलकुलेट हो करके हमको क्या मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या लिखा हो, मार्केट वैल्यू बाजार मूल्य पता चल जाएगा, परचेज प्राइस पता चल जाएगा, क्रय मूल्य। सी, बुक वैल्यू पुस्तकीय मूल्य पता चल जाएगा, या इंट्रिंसिक वैल्यू आंतरिक मूल्य पता चल जाएगा। तो देखिए ये आंतरिक मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू पता चल जाएगा कि एक शेयर का जो इंटरनल वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर सर, अंशों के मूल्यांकन की विधियां हैं। अब अंशों के मूल्यांकन की विधियां आप जानते हो कौन कौन सी हैं, 4 मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड है, कौन कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ठीक है। अब ये अलग बात है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के भी 2 मेथड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और दूसरा है, बात करेंगे हम सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट इज, अगर ये सेकंड हो गया, ये थर्ड देखेंगे तो कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड। और नेक्स्ट की बात करेंगे तो ये फोर्थ है एन्युटी मेथड। क्या है, एन्युटी मेथड। तो देखिए ये इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द वैल्यूएशन वैल्यू ऑफ शेयर्स इन कंपैरिजन टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज। कहते हैं कि अंशों का मूल्यांकित मूल्य अंशों के अंकित मूल्य की तुलना में क्या हो सकता है, होता है। ए, मोर अधिक हो सकता है, बी, लेस कम हो सकता है, सी, इक्वल समान हो सकता है, डी, लेस एंड मोर दोनों हो सकता है, यानी कि कम भी हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। तो भाई अंशों का मूल्यांकित मूल्य अंशों के अंकित, और फेस वैल्यू कुछ और होता है, और जब उसका बाजार मूल्य देखते हैं तो उसका कुछ और भी हो सकता है ना, जो वैल्यूएशन करते तो उसका कुछ और भी मूल्य हो सकता है। तो इस तरह से इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, कि लेस भी हो सकता है और मोर भी हो सकता है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इज कंपलसरी, अंशों का मूल्यांकन अनिवार्य है। अनिवार्य क्यों है, देखिए, ऑन एमलगमेशन एकीकरण पे, ऑन एब्जॉर्प्शन संविलयन पर, ऑन रिकंस्ट्रक्शन पुनर्निर्माण पे, और ऑन ऑल ऑफ द अबव। देखिए अगर हम एमलगमेशन की बात करेंगे, एमलगमेशन क्या होता है, जब 2 कंपनियां मिलकर के कोई एक कंपनी बन जाती है, इसको बोलते हैं एमलगमेशन। और एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि एक बड़ी कंपनी जब छोटी कंपनी को सोख लेती है, उसको अपने में मिला लेती है और बड़ी कंपनी का अस्तित्व बरकरार रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ऊपर वाला जो एमलगमेशन है उसमें क्या होता है कि 2 कंपनियां हैं, तो दोनों कंपनी मिलकर के एक बड़ी कंपनी, तो उसमें जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं तो उनका जो है अस्तित्व क्या है, एग्जिस्टेंस बरकरार रहता है। जबकि जो एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि छोटी कंपनी का जो दूसरी बड़ी कंपनी मिलती है उनका अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब बात करें यहाँ रिकंस्ट्रक्शन की, तो रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, जब कभी कोई लॉसेज होते हैं
और कंपनी चाहती है कि हम अपने लॉसेस को या अपने बड़े शेयर्स को छोटे नंबर ऑफ शेयर्स में हम परिवर्तन कर ले जाएं। कैसे? जैसे 10 रुपये का शेयर है उनको हम स्प्लिट करके 5 रुपये के शेयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि 5 रुपये के शेयर्स को हम 10 रुपीज़ के शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और भी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स से हमने भारी हमारे कंपनी के लॉसेज हो रहे हैं तो हमने क्रेडिटर से रिक्वेस्ट किया कि भाई आप जो है जो भी आपके अमाउंट हमारे यहाँ बकाया है तो उसमें से मेरा कुछ छोड़ दीजिए। तो इस तरह की बातें होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो अंशों का मूल्यांकन है ना, ये सारी कंडीशंस में अनिवार्य ही होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑन ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इन व्यू ऑफ इन्वेस्टर द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, कहते हैं विनियोक्ता की दृष्टि से अंश मूल्यांकन की सबसे उपयुक्त विधि है। ऑप्शन देखिए क्या लिखा, ए नेट एसेट मेथड, बी इनकम वैल्यूएशन मेथड, सी बोथ ए एंड बी दोनों है, डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब अगर इन्वेस्टर के हिसाब से देखा जाए तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड क्या हो जाएगा? इनकम वैल्यूएशन मेथड, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, डिडक्टिबल लायबिलिटी फॉर गेटिंग एसेट, शुद्ध संपत्तियां ज्ञात करने हेतु घटाया जाने वाला दायित्व। शुद्ध संपत्ति मतलब नेट एसेट है। नेट एसेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? टोटल एसेट में से जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज उनको माइनस करते हैं। लेकिन कहते हैं कि यहाँ से जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं ABCD में से, इसमें कौन सा ऐसा है जो लायबिलिटीज है? तो आप देखिए जनरल रिजर्व, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल, ये किसका पार्ट होते हैं? ये शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट होते हैं। शेयर होल्डर फंड्स में ही आपके शेयर कैपिटल भी आते हैं और रिजर्व एंड सरप्लस भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये सब चारों में से एक लोन ही ऐसा है जो कि लायबिलिटी नजर आ रहा हो, एक्सटर्नल लायबिलिटी नजर आ रहा हो। तो इस तरह से इसका बी इज द राइट आंसर, जो है ये बी ही डिडक्टिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बैलेंस शीट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इज नोन एज। अब कहते हैं बैलेंस शीट मेथड। बैलेंस शीट में क्या होता है? एसेट्स होती है और लायबिलिटीज होती हैं। एसेट में से जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नेट एसेट मेथड बोलते हैं, या एसेट वैल्यूएशन मेथड, या रिटेन्ड एसेट मेथड। तो कहते हैं कि इनमें सब में राइट आंसर क्या है? तो देखिए ये सारे के सारे मेथड ही एक ही जैसे हैं, मतलब एक ही चीज़ को कई नाम से बताया गया कि नेट एसेट मेथड, एसेट वैल्यूएशन मेथड या रिटेन्ड एसेट मेथड। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज इंक्लूडेड इन इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति आंतरिक मूल्य पद्धति में सम्मिलित है? तो ऑप्शन देखिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बी गुडविल एंड पेटेंट, सी डिस्काउंट एंड डिवेंचर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, गुडविल एंड पेटेंट्स को हम जब भी इंक्लूड करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त जो है इनको हम इंक्लूड करते हैं एसेट्स में। नेक्स्ट देखिए, अंडर नेट एसेट मेथड द एसेट शुड बी टेकन ऑन। शुद्ध संपत्ति विधि में संपत्तियों को लेना चाहिए ए, किस वैल्यू पे लेना चाहिए? बुक वैल्यू पे लेना चाहिए, या जो है रिटन डाउन वैल्यू पे लेना चाहिए, रिवैल्यूएटेड वैल्यू पे लेना चाहिए, फेस वैल्यू पे लेना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये रिवैल्यूएटेड वैल्यू पे। रिवैल्यूएटेड वैल्यू का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए बुक में बैलेंस शीट में एसेट लिखी हुई है 3 लाख की, बिल्डिंग की वैल्यू लिखी है 3 लाख की, लेकिन हम उसको वैल्यूएशन हम देख रहे हैं, उसको रिवैल्यूएशन जब कर रहे हैं उसका, तो उस 3 लाख की वैल्यू 3 लाख की बिल्डिंग का जो है एक्चुअल वैल्यू आ रहा 4,50,000। तो जब हम उसको नेट एसेट मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो उसको 4,50,000 लेंगे, ना कि 3 लाख लेंगे। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएटेड एसेट। द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, अंशों के मूल्यांकन की विधि है। अब देखिए अंशों के मूल्यांकन की कौन सी विधि? गुडविल वैल्यूएशन मेथड, यील्ड वैल्यूएशन मेथड, प्रॉफिट वैल्यूएशन मेथड और डी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इसमें गुडविल वैल्यूएशन मेथड ऐसा कुछ जो है होता ही नहीं है, और अंशों के वैल्यूएशन के लिए यानी कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के लिए यील्ड वैल्यूएशन मेथड होता है। और इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होता है। यील्ड वैल्यू इज जनरली नोन एज, आय मूल्य सामान्यतः जाना जाता है। कैसे जानते हैं? एज इक्विटी वैल्यू, एज लिक्विडेशन वैल्यू समापन मूल्य के रूप में, एज ईच वैल्यू कैश वैल्यू है, एज कैश वैल्यू रोकड़ मूल्य के रूप में, एज मार्केट वैल्यू बाजार मूल्य के रूप में। तो इसमें जो है देखिए बाजार मूल्य के रूप में माना जाता है, और इस तरह से डी इज द राइट आंसर है। द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर मीन, अंशों के अंकित मूल्य का मतलब नॉमिनल वैल्यू जो उसका फेस वैल्यू होता है। तो देखिए
यहाँ पे क्या लिखा है, ए मार्केट वैल्यू बाजार मूल्य से उसका आशय है, बी वैल्यू बेस्ड ऑन एसेट संपत्तियों पर आधारित मूल्य है, सी वैल्यू बेस्ड ऑन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम में उल्लिखित मूल्य से, डी आलाप देवो। तो देखिए जो अंकित अंशों का अंकित मूल्य है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी, कि अंशों के अंकित मूल्य का आशय किससे है, पार्षद सीमा नियम में उल्लिखित मूल्य से। और आपकी जानकारी के लिए दो तरह के सीमा नियम होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं मेन कंपनी के, वो कौन से होते हैं। इस तरह से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेजर डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के सारी चीज़ें लिखी होती हैं और उन सब कामों को, उनके उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, तो वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज नॉट नेसेसरी, अंशों का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। कब आवश्यक नहीं है, ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी के समापन पर, फॉर वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने में, फॉर डिपॉजिटिंग शेयर्स एज ए सिक्योरिटी, जमानत के रूप में अंश जमा करने पे, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब कभी हम कंपनी के फाइनेंशियल वैल्यू को चेक करेंगे तो वहाँ पर तो शेयर्स का वैल्यूएशन करना जरूरी है। जब कभी हम जमानत के रूप में उसको डिपॉजिट करेंगे तब भी हमको शेयर्स की वैल्यूएशन करना पड़ेगा। लेकिन जो वाइंडिंग अप होता है कंपनी का, तो वाइंडिंग अप के समय पे अंशों का मूल्य आवश्यक नहीं है मूल्यांकन करना। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंट्रिंसिक वैल्यूएशन मेथड ऑफ शेयर इज आल्सो नोन एज, अंश मूल्यांकन की आंतरिक विधि जानी जाती है। ऑप्शन देखिए, एसेट बैकिंग मेथड, संपत्ति समर्थक विधि, बी मार्केट वैल्यू मेथड, बाजार मूल्य विधि, सी यील्ड मेथड, आय मूल्यांकन विधि, डी ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसेट बैकिंग मेथड इज आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन नेट एसेट द लायबिलिटी विच इज डिडक्टेड इंक्लूड, कहते हैं शुद्ध संपत्तियां ज्ञात करने हेतु घटाए जाने वाले दायित्वों में शामिल है। अब जो लायबिलिटीज को डिडक्ट करेंगे तो उसमें क्या है, इसमें देखिए, ए फिक्स्ड एसेट स्थायी संपत्तियां, बी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी अल्पकालीन दायित्व, सी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, डी रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखिए जैसा कि पहले भी हम बात कर चुके हैं कि नेट एसेट अगर हमको कैलकुलेट करना होता है तो जो टोटल एसेट्स होती हैं उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस करते हैं। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज की बात करें तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज में दोनों तरह की लायबिलिटीज हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो जाती है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स विच इज सिक्योर्ड बाय द सिक्योरिटी ऑफ एसेट इज जनरली, संपत्तियों की प्रतिभूति से सुरक्षित अंशों का मूल्य अंकित मूल्य से समानता होता है। तो देखिए संपत्तियों की प्रतिभूति सुरक्षित यानी कि जो भी शेयर्स हैं तो उन जो भी सिक्योरिटीज है वो क्या है, सुरक्षित हैं, है ना, सिक्योर्ड हैं। तो जो भी एसेट जो एक तरह से उन शेयर्स के बदले में रखी गई हैं सिक्योरिटी के तौर पे, तो कहते हैं कि उन शेयर्स का जो अंकित मूल्य और वो जो सिक्योरिटी है दोनों क्या होगा, क्या एसेट की वैल्यू जो भी होगी वो कम होगी, है ना, संपत्तियों की प्रतिभूति सुरक्षित अंशों का मूल्य अंकित मूल्य से क्या होगा, लेस होगा, बी मोर अधिक होगा, सी इक्वल होगा और डी नो रिलेशन। तो कहते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी मोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो द वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ ए कंपनी डिपेंड्स ऑन, एक कंपनी के अंशों की कीमत निर्भर करती है, ए डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी, कंपनी की लाभांश नीति पर, बी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर, अंशों की मांग तथा पूर्ति पे, सी इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की आर्थिक नीतियों पर, डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी पर। तो देखिए एक कंपनी के जो अंशों की कीमत है ना वो निर्भर करती है इन सभी पर। कैसे, अब भाई देखिए कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्या है, कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्या है तो उससे भी शेयर्स की वैल्यू जो है घट या बढ़ सकती है। अगर कंपनी जो है ज़्यादा डिविडेंड बांटने पर डिसाइड यानी कि कंपनी ज़्यादा डिविडेंड बांटने पर विश्वास रखती है तो उनकी वैल्यू उसके हिसाब से घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। और डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर, अब शेयर्स की मांग कैसी है मार्केट में, उनकी सप्लाई कैसी है, और इकोनॉमिक पॉलिसी जब गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। तो इस तरह से ये तीनों की तीनों बातें ही जो है अंशों की कीमत पर निर्भर करती है, यानी कि अंशों की कीमत पर प्रभाव डालती है। तो इस तरह से डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटिंग अकाउंटिंग ऑफ अमलगमेशन इज, एकीकरण के लिए लेखांकन से संबंधित लेखा मानक है। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो डील करता है अमलगमेशन को वो कौन सा है, बी इज द राइट आंसर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। अगर हम बात करें AS2 की तो AS2 क्या होता है, ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज से। AS13 की बात करें तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इन्वेस्टमेंट है, ये अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट है। और AS10 है तो ये वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ द वैल्यू कैलकुलेटेड बाय टू मेथड, दो पद्धतियों से परिकल्पित मूल्यों के औसत पर निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति आधारित है। तो देखिए दो पद्धतियों से परिकल्पित मूल्यों के औसत पर निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति आधारित है। ऑप्शन देखिए, ए नेट एसेट मेथड शुद्ध संपत्ति विधि, बी यील्ड मेथड आय विधि, सी फेयर वैल्यू मेथड उचित मूल्य विधि, डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेयर वैल्यू मेथड। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चंस। जल्दी ही हम मिलेंगे आपसे कोई नई किसी न्यू पार्ट में, जो कि हो सकता है कि वो अदर सब्जेक्ट पर हो या कॉर्पोरेट अकाउंट्स पे भी हो। तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.